नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र को 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुणे मेट्रो के एक खंड का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, आधुनिक शहरों की जरूरत के मुताबिक काम कर रही है मौजूदा सरकार। मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे, श्रोताओं को बताया कार्यक्रम का मुख्य सूत्रधार। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने पर देशवासियों को दी बधाई। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से किया स्वच्छता अभियान से जुड़ने का आह्वान। जम्मू कश्मीर में आज थम जाएगा अंतिम चरण का प्रचार। भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत सभी दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। हरियाणा में चुनावी संग्राम जारी, सभी दलों ने झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की विशाल जनसभाएं। कांग्रेस का भी प्रचार अभियान जारी। जेजेपी एएसपी गठबंधन का घोषणा पत्र जारी। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, अब तक 125 की मौत और 64 लापता। नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह ने सभी सरकारी मशीनरी को त्वरित आपदा प्रतिक्रिया जुटाने का दिया निर्देश। नेपाल के चलते बिहार में बाढ़ के हालात, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पटना में बुलाई बड़ी बैठक। और बारिश की भेंट चढ़ा कानपुर टेस्ट का तीसरा दिन, पिच गीला होने के चलते नहीं हो सका खेल। टेस्ट में पहले 3 दिन के खेल में केवल 35 ओवर का ही हो सका खेल। 2 मैचों की सीरीज में भारत फिलहाल 1-0 से आगे। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के लिए कुल 11,240 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन और सावित्रीबाई फूले के ऐतिहासिक स्मारक का भूमि पूजन शामिल रहा। अहम रहा पुणे मेट्रो के 6 किलोमीटर लंबे खंड का लोकार्पण। यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक का खंड है। वहीं स्वारगेट से कात्रज सेक्शन का भूमि पूजन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक शहरों की जरूरत के मुताबिक मौजूदा सरकार काम कर रही है, जबकि पहले की सरकारें काम लटकाती थी। इसी साल मार्च में मैंने रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक मेट्रो सेवा का लोकार्पण भी किया था। 2016 से अब तक इन 7-8 वर्षों में पुणे मेट्रो का ये विस्तार, इतने रूट्स पर काम की ये प्रगति और नए शिलान्यास, अगर पुरानी सोच और कार्य पद्धति होती तो इनमें से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते। पिछली सरकार तो 8 साल में मेट्रो का एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, जबकि हमारी सरकार ने पुणे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने 6,400 करोड़ रुपए की बिटकेन परियोजना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। छत्रपति संभाजी नगर में लगभग 8,000 एकड़ में बिडकीन इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा। कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए यहां जमीन अलॉट हो गई है। इससे यहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश से नौकरी पैदा करने का ये मंत्र आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को मासिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि मन की बात के इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें वो कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि मन की बात के श्रोता ही कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मन की बात के करोड़ों श्रोता हमारी इस यात्रा के ऐसे साथी हैं जिनका मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहा। देश के कोने कोने से उन्होंने जानकारियां उपलब्ध कराई। मन की बात के श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। मन की बात ने साबित किया है कि देश के लोगों में पॉजिटिव जानकारी की कितनी भूख है। पॉजिटिव बातें, प्रेरणा से भर देने वाले उदाहरण, हौसला देने वाली गाथाएं लोगों को बहुत पसंद आती हैं। मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। मैं विभिन्न टीवी चैनल्स को, रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है। मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेज ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से एक बार फिर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल की अपील की। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 10 साल पूरे हो गए हैं और मेक इन इंडिया के कारण देश में अब विश्व स्तरीय उत्पाद बन रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की प्रतिभा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्रिएट इन इंडिया के तहत युवाओं से भाग लेने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को जहां एक तरफ 10 साल पूरे हुए हैं, वहीं देश में उत्पादन को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को भी 10 साल पूरे हुए हैं। इस अभियान की सफलता से हर वर्ग को फायदा मिल रहा है। भारत में एक तरफ स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा मिल रहा है तो दूसरी तरफ अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। आज देश में विश्व स्तरीय उत्पाद बनने के कारण निर्यात को भी बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हब बनकर उभरा है, जिससे कि युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवा शक्ति की वजह से दुनिया भर की नजरें हम पर है। ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, एविएशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिफेंस, हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। देश में एफडीआई का लगातार बढ़ना भी हमारे मेक इन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है। अब हम मुख्य रूप से 2 चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहली है क्वालिटी, यानी हमारे देश में बनी चीजें ग्लोबल स्टैंडर्ड की हों। दूसरी है वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए नए क्षेत्रों के आने से रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं और इसमें सभी से भाग लेने की भी अपील की है। गेमिंग, एनिमेशन, रील मेकिंग, फिल्म मेकिंग,
या पोस्टर मेकिंग, अगर इनमें से किसी स्किल में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है। अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्युनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहाँ तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इस आयोजन में कई सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं जो इन चैलेंजेस को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। पीएम मोदी ने युवाओं से जहां एक तरफ अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को सामने लाने का आग्रह किया है, वहीं उन्होंने त्योहार के मौसम में सभी से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने की भी अपील की है। वोकल फॉर लोकल के तहत पीएम मोदी ने एक बार फिर स्थानीय उत्पादों को खरीदने के अलावा इसे बढ़ावा देने की भी अपील की है। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने से ही भारत दुनिया में जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। का रेडियो कार्यक्रम मन की बात बेहद उत्साह के साथ सुना गया। हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने लोगों से बात कर उनकी प्रतिक्रिया जानी। देश के कोने कोने में ऐसे लोग जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं जो सामने नहीं आ पाई, वो मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से वो आगे रखी गई, जिससे पूरा विश्व उन लोगों को देख रहा है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में मुख्य मुद्दा जो मुझे लगा, वो हमको जो हमारे मन को छुआ, वो था हमारी प्रकृति को कैसे हम लोग संजोए, चाहे जल के स्वरूप में हो, चाहे पेड़ लगाने के स्वरूप में हो, क्योंकि दोनों ही चीजें ऐसी है जो हमारी मानव जाति के लिए, आगे के लिए भी, आगे की पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम में हर बार हमें कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। वो देश के उत्थान के लिए हर पहलू पर कार्य करते हैं। आज जो सबसे ज़्यादा दिल को छुई बात वो है पर्यावरण प्राथमिकता। उस चीज़ को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है और मैं सारी जनता से यही कहना चाहूँगी, सारी महिलाओं से, कि अपने संग जूट का बैग लेके, कपड़े का थैला लेके चले, पॉलीथीन को दूर करें। इन सब चीज़ों से देश का बहुत विकास हुआ है। विदेशों में भारत की बहुत ज़्यादा छवि उभरी है, क्योंकि पहले इस चीज़ पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता था। और आइए बुलेटिन में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की जनादेश के जरिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान होना है। अधिकतर सीटें जम्मू संभाग की हैं। अकेले जम्मू जिले में 11, सांबा में 3, कठुआ में 5 और उधमपुर में 4 सीटें हैं। चुनाव के बाद मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार है। जम्मू सहित कश्मीर में लोग अब आतंक की बात नहीं करते हैं, बल्कि विकास चाहते हैं और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए खासे उत्साहित हैं। डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने जम्मू के भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित सुचेतगढ़ गांव का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से जाना कि आज हालात कितने बदले हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आरसपुरा क्षेत्र का बॉर्डर लाइन का एक गांव है और इस गांव से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान का एक गांव है और एक बॉर्डर लगता है।
धारा 370 हटने के बाद इस गांव के कितने बेहतर हालात हुए और जब यहाँ के मतदाता 1 अक्टूबर को मतदान करने जा रहे हैं तो किन उम्मीदों के साथ और जो तस्वीर है वो कितनी बेहतर हुई, कुछ लोगों से बात करते हैं इस जीरो लाइन के गांव के लोगों से। पहले का जो परिदृश्य था वो किस तरह का था जब बॉर्डर से टेरर था और बहुत सारी चीज़ें थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। टेरर डेवलपमेंट नहीं है, अब हम सुरक्षित हैं और फैल फूल कुछ नहीं हो रहा और अब हम खुशी से वोट डालेंगे। कोई इधर धड़कने की बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। हालत बहुत ही नाजुक थी गांव की, अब गलियां जो हैं अच्छी बन चुकी हैं और जीरो लाइन पे हमको कोई खतरा नहीं है। अब पहले और अब में बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है हमारे गांव में। पहले की हमें बहुत दिक्कत होती थी, जब फायरिंग होती थी तब भी आने जाने की प्रॉब्लम। अब जब से 5 साल 6 हो गया हमारे गांव में नहीं फायरिंग होती है, नहीं कुछ, हम बहुत ही आराम से अभी रह रहे हैं इधर। इस लास्ट गांव में जो मतदाता हैं, जो बहुत पुराने मतदाता हैं, उनका कहना है कि 2019 के बाद से यहाँ की तस्वीर बेहतर हुई है, अब उनको किसी तरह का भय नहीं। और यही वो इस गांव का जो एक स्कूल है, जो इस गांव का एक वोटिंग सेंटर है, जहां पर 1 अक्टूबर को ये वोट करेंगे और अपने मनपसंद की सरकार चुनेंगे। बॉर्डर लाइन के गांव सुचेतगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, जम्मू। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा विधानसभा क्षेत्र में 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के मतदान को लेकर राजनीतिक माहौल उत्साह से भरा हुआ है। प्रमुख दावेदारों में पूर्व विधायक निजाम उद्दीन भट्ट हैं, जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और पूर्व विधायक उस्मान मजीद भी इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन से सीट बंटवारे के तहत बांदीपोरा सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। डीडी न्यूज़ के संवाददाता ने बात की इन उम्मीदवारों से। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं या बातें आपको लग रहा है कि लोग इस बार आपको? I just have one issue, that is development. Nothing more than that. Development is my slogan, and I have given this slogan right from 1996 when I fought the first election. Since then, I'm on my agenda. Others have changed their roadmap. Time to time, they have changed their goalposts. They are talking about non-issues, which I am not talking. Development is my only slogan. इस बार आपका इंडिपेंडेंट लड़ने की वजह? This is not my first independent. It's my fifth election as independent. I want to remain man of my own ideology and own. So many candidates are there. How do you see political fight this time? I don't think so. I cannot see them. People, I am getting a lot of response from the public. I'm sure they will vote for me. कोई पिछले 3-4 सालों में किस तरह का बदलाव, इस बार के चुनाव जो किस तरह से अलग है? You can see there were always threat when we used to go for the campaign. Now there is no threat. People are campaigning freely, and during the nights we are campaigning. As far as security scenario is concerned, it's much better. लोगों के मन में डेवलपमेंट का इशू है? Yes, certainly they are asking for Pani Bijli Sadak. They are not asking what do you want to do with the Kashmir or what's the future of Kashmir. They asked me, they told me, they are always telling me. We have seen what they said, that we want electricity, we want water, we want roads, we want hospital, we want good schools. This is what we have to do together to change the lifestyle of the people. चुनावी परिदृश्य को नया आकार मिला है, चुनावी रणनीति बदली है और कई नए प्रत्याशी पुराने दिग्गजों को चुनौती दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बात की भाजपा उम्मीदवार नसीम लोन से। बांदीपुरा से बीजेपी के कैंडिडेट नसीर लोन हमारे साथ हैं। आप बताइए नसीर जी कि किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है कि किस वजह से लोग आपको वोट दें? लोगों के लिए हमने बहुत कुछ किया। पहले यहाँ पर दफा 370 जो हटा, उसके बाद यहाँ पर किसी की डेथ नहीं हो गई, हमने वो कंट्रोल किया सारा कुछ। दूसरा, फ्री राशन हमने दिया, गोल्डन कार्ड दिए, 5 मरले लैंड दिए, जो भी मोदी जी ने जो भी स्कीम्स दी वो हमने लोगों तक पहुंचाए। हमारे पास है कुछ जो हम बेचेंगे लोगों के पास। इनके पास क्या है? इनके पास सिर्फ यही है, हम किस तरीके से यहाँ पे कश्मीर को लोहा करें। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं चुनावी मैदान में इस बार, तो कहाँ बीजेपी की स्थिति, आप कहाँ? बहुत कैंडिडेट्स हैं इस मैदान में। क्या क्या लोगों को वही धोखा दिया कि हमारे पास ये है कि लोग धोखे में आके उनको वोट दें। मगर अब क्या, भारतीय जनता पार्टी के एक उसूल है, हमारा कवल है, बस यही कवल है, हम जो बोलते हैं वो डंके की चोट पे बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब लोगों में दिन ब दिन दिलों में जा रही है। जैसे जमात के लोग भी हैं,
हुर्रियत से भी लोग हैं जो अब चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले बोलते थे कि जो वोट डालेगा उसको हम वही मारे खत्म करेंगे, तो आज वही वोट मांग रहे हो लोगों के पास। आज आप क्यों जा रहे हो डोर टू डोर वोट मांगने के लिए? वो पहले कहते हमको आप काफिर हो, आज हम काफिर नहीं है। इस मैदान में सब आ गए, तभी तो सब इस मैदान में आ गए जब नरेंद्र मोदी जी ने इधर हालात सुधारे। आज नसीर लोन टंकी की चोट पे बोलता है कि आज भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में इस जम्मू एंड कश्मीर का फ्यूचर है। थैंक यू। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पॉलिसी बाजा करा जिदुशा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के जसरोटा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी वादे दोहराए। 7 गारंटी है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और अपने परिवार के लिए 3,000 रुपए देने का। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के बादशाहपुर में चुनावी जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने राहुल गांधी पर अग्निवीर योजना को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है। 5 साल के बाद कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने वक्फ बोर्ड कानून को जल्द लाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इसे अगले सत्र में मंजूर किया जाएगा। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपनी दूसरी चुनावी रैली हरियाणा के नांगल चौधरी में की। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को जात पात में बांट दिया है। भाजपा सरकार हरियाणा को देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ने जात पात में, परिवारवाद में, भ्रष्टाचार में, भाई भतीजावाद में हरियाणा को बर्बाद और बदनाम करने का काम किया। हम हरियाणा को बहुत आगे ले गए हैं, मगर हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगे। नंबर 1 राज्य बनाएंगे। साथ ही उन्होंने आरक्षण को लेकर कहा कि जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, कोई भी आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता है। राहुल बाबा, आपको जो करना है वो कर दो। भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, तब तक आप आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकते। मेरी बात मान कर चलना, हम आरक्षण नहीं जाने। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा के रोहतक में जनसभा की। नड्डा ने कांग्रेस के दौर के घोटालों की याद दिलाई। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जमीनों के घोटाले होते थे कि नहीं होते थे? बड़े बड़े धन्ना सेठ गरीब किसान की भूमि को हड़पते थे कि नहीं हड़पते थे? जो सक्षम विद्यार्थी थे वो बेरोजगारी की कतार में खड़े रहते थे। कौन सा घोटाला नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? कोयला घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, बालू घोटाला,
चावल घोटाला, टैंक घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, 2G 3G घोटाला, न नभ छोड़ा, न जल छोड़ा, न थल छोड़ा, न पृथ्वी छोड़ी, न समुद्र छोड़ा, न आकाश छोड़ा। तीनों में घोटाला किया तो ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने घोटाला किया, ये हमको याद रखना चाहिए। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 125 हो गई है। सशस्त्र पुलिस बल नेपाल के प्रवक्ता उप महानिरीक्षक कुमार न्यूपाने ने 125 लोगों की मौत की पुष्टि की है। साथ ही 64 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 61 से अधिक लोग घायल हैं। बारिश के कारण आई बाढ़ से 322 घर और 16 पुल क्षतिग्रस्त हो गए। कोसी से 853, मधेश प्रांत से 56, घाटी से 1500 और बागमती से 494 लोगों को बचाया गया है। नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह ने सभी सरकारी मशीनरी को त्वरित आपदा प्रतिक्रिया जुटाने का निर्देश दिया है। देश भर में आज मौसम में थोड़ा सुधार देखते हुए त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ ही देश के 8 अन्य एयरपोर्ट से घरेलू हवाई परिवहन सेवा बहाल हो गई है। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली उड़ानों को आज रात 10 बजे तक की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि शुक्रवार और शनिवार को खराब मौसम के कारण 400 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई थी। वहीं स्थिति पर चर्चा करने के लिए पीएमओ की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। अरुण, दूधकोशी, सुनकोशी, बागमती, नारायणी, तिनो और बाणगंगा और उनकी सहायक नदियां भी इनमें शामिल हैं। नेपाल के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।